नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे दुष्यंत कुमार द्वारा रचित एक कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। छिमिया शीर्षक है। छिमिया। बीबी जी, मैं आ गई हूँ। एक हल्का और रुंधा हुआ सा स्वर मेरे कान में पड़ा तो मैं चौंक उठी। संस्था के एकमात्र क्लर्क चिरंजीव बाबू के अचानक इस्तीफा देकर चले जाने से मैं एक मामूली सी हिसाब किताब में बुरी तरह उलझी थी और किसी से भी मिलना नहीं चाह रही थी। किंतु आवाज परिचित सी लगी तो सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर छिमिया खड़ी थी। एक क्षण का को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह छिमिया हो सकती है। छिमिया जो हमारी इस नारी कल्याण निकेतन संस्था में 50 रुपए महीने पर काम करती थी और स्वयं सेविका कहलाती थी। यद्यपि संस्था में झाड़ू बुहारू से लेकर सदस्यों के घर बैठक संबंधी सूचना आदि पहुंचाने का सारा काम वही करती थी, फिर भी चूंकि उसने स्वेच्छा से सरकारी स्कूल की चपरासीगिरी छोड़कर हमारी खातिर 15-20 रुपये महीने का नुकसान उठाया था, इसलिए हम लोग उसे स्वयं सेविका कहकर ही पुकारने लगे थे। अभी 15 दिन पहले बड़ी अनिच्छा से हमने उसे अपनी संस्था से विदा दी थी। उस अवसर पर सबकी आंखों में गीलापन था और खुद उसका कंठ बेहद भारी हो आया था। चलते हुए जब मैंने उसे अपनी तरफ ले जाकर पूछा, छिमिया, अगर तेरे मन में हमसे बिछड़ने का इतना दुख तो क्यों जा रही है, यहीं क्यों नहीं रहती? यह सुनकर वह सिसक उठी थी और उसकी भीगी भीगी आंखें आंसुओं को रोकने की चेष्टा में और गीली हो गई थी। बहुत टूटते हुए से स्वरों को जोड़ जोड़ कर उसने जो उत्तर दिया उसका एक ही मतलब था कि यदि नौकरी छोड़ने ना छोड़ने का निर्णय उसी को लेना होता तो वह जरूर रुक जाती। यद्यपि वह चली गई थी और हम उसकी कमी महसूस करते हुए उसे भूल चले थे। यद्यपि हमारी संस्था में वह 3 महीने ही रही, पर हमने उसे सदैव शांत, गंभीर और कार्यरत ही देखा था। बच्चों की सेवा शुश्रूषा तथा बीमार स्त्रियों की देखभाल करते समय अलबत्ता वह प्रसन्न हो उठती थी और अक्सर उनके मनोरंजन के लिए गीत या भजन गाकर सुनाया करती थी। जब और जिस दिन वह बहुत प्रसन्न होती अथवा गुनगुना रही होती, उस दिन हम सब जाते थे आज कोई अवश्य ऐसी सेवा अथवा परोपकार का ऐसा कार्य करके लौटी है जिसका संतोष उसकी प्रसन्नता में व्यक्त हो रहा है। इन्हीं गुणों के कारण उसके जाने के बाद भी जब चर्चा निकलती तो हम लोग बड़े स्नेह से उसे स्मरण किया करते थे। इसलिए आज जब वह सामने आ खड़ी हुई तो सहसा चिरंजीव बाबू के इस्तीफे या पायल की गड़बड़ी को भूलकर मैं भी उसी के बारे में सोचने लगी। मुझे खामोश और खोया देखकर थोड़ी सी देर बाद छिमिया ने ही दोहराया, मैं आ गई हूँ बेबी जी, आप मुझे नौकरी पर रख लेंगी ना? नौकरी? मैंने एक अनिश्चितता सी मनहर स्थिति से उससे पूछा। तुमने क्या निश्चय किया है छिमिया? मैंने निश्चय कर लिया, उसने दृढ़ निश्चय में उत्तर दिया तो मैं चुप हो गई। यद्यपि मैं पूछना चाहती थी कि जब उसे अपने संबंध में निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है तो कहीं 3 महीने बाद फिर नौकरी छोड़कर कहीं और जाने की बात तो ना करने लगेगी। परंतु मेरे प्रश्न को छिमिया ने खुद ही जाने किस अंतः प्रेरणा से पहचान लिया। बोली, अब मैं अपने बारे में खुद बोलने का हक रखती हूँ बेबी जी। अब मैं किसी की दबेल नहीं हूँ। मैंने बहुत दिनों सहा, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब आकर मुझे लगा कि हमारी इसी सहने की आदत ने हमें हमें मर्दों की नज़रों में छोटा बना दिया है। छिमिया की बात सुनकर मैं एकदम सन्न रह गई। इसलिए नहीं कि एक अनपढ़ जैसी निम्न वर्ग की स्त्री के मुंह से ऐसी बातें कभी सुनी ना थी, बल्कि इसलिए कि छिमिया हमेशा अपने पति का प्रसंग आने पर उसके गुण गाया करती थी और पारिवारिक प्रसंगों की चर्चा उठने पर अक्सर खुद ही कहा करती थी, पुरुष को तो भगवान ने ही बड़ा बनाया है, अगर हम भी उसे थोड़ा सा बड़प्पन दे दें तो क्या हो। इसलिए उस जैसी शांत स्वभाव की पति भक्त स्त्री के मुंह से ऐसी कठोर बातें सुनकर मुझे उसकी पूरी कहानी जानने सुनने की उत्सुकता हुई। मैंने उससे पूछा, छिमिया, तुम तो कहती थी तुम्हारा पति बहुत अच्छा आदमी है, बस थोड़ा क्रोधी है और तुम लोगों में पटती भी खूब थी, यह मतभेद कैसे हो गया? बहुत लंबी कहानी है बीबी जी, छिमिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा, किंतु आज जब देखती हूँ कि अनेक घरों में अनेक तरह से यही कहानी दोहराई जा रही तो सोचती हूँ कि इसे ना कहूँ तो भी क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि हम लोगों का भी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार था जो 2 साल पहले मेरे ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण छिन्न भिन्न हो गया और हम कहीं के ना रहे। मेरे पति अपने पारिवारिक कार्य को संभाल नहीं पाए और उधर देनदारी इतनी बड़ी कि घर दुकान तक कुर्क हो गई। अतः विवश होकर नौकरी की तलाश में हम वहां से यहाँ चले आए।
यहाँ आकर जो एकदम नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, उसमें मुझे लगा कि मुझे भी अपना योग देना चाहिए। इसलिए अपने पति के साथ मैंने भी उस स्कूल में नौकरी कर ली, लेकिन वहाँ थोड़े ही दिनों में काम करने बाद मुझे यह अनुभव हुआ, जहाँ अपना कोई सम्मान ना हो, वहाँ काम नहीं किया जा सकता। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में आपकी नारी कल्याण संस्था का सफाई कार्यक्रम चला और मैं आपकी संस्था के परिचय में आई और तभी सुषमा बहन के सुझाव पर मैंने आपके यहाँ आने की सोची और हमने तुम्हें सहर्ष बुला लिया। मैंने छिमिया की बातों के सिलसिले को भूत से भविष्य की ओर मोड़ते हुए कहा, फिर क्या बीबी जी? छिमिया ने आगे कहानी बढ़ाई। शुरू-शुरू में तो मेरे पति काफ़ी प्रसन्न रहे, किंतु जब मैंने स्कूल की नौकरी छोड़कर 20 रुपए महीने की नुकसान पर आपके यहाँ नौकरी कर ली, तो वे खिन्न रहने लगे। ज़रा-ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते, अनशन कहने लगे। मैं उनकी सारी बातें इसलिए बर्दाश्त करती रही कि शायद अपनी कोई खोई संपत्ति का आघात ही इन्हें इनके स्वभाव को असंतुलित बनाए हुए है, तो शायद मेरे प्यार से ठीक हो जाए। मगर मेरी सहनशीलता उनकी कठोरता को बढ़ावा देती गई। परिणाम यह हुआ कि वे आए दिन मेरी नौकरी का विरोध करने लगे। मुझे कभी-कभी उनकी बातों पर क्रोध हो आता और कभी आश्चर्य कि घर की स्थिति जानते समझते भी ये मेरी नौकरी का विरोध करते हैं, पर फिर ममता का पलड़ा भारी हो जाता है। मुझे लगता है शायद नौकरी के कारण मैं उन्हें इतना समय नहीं दे पाती जितना देना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे तब वहाँ भी मैंने कुछ बहनों की सहायता से एक छोटा-सा सेवा केंद्र खोला था, जिसमें हम अनाथ, अपाहिज, सताई हुई स्त्रियों एवं बच्चों की सेवा किया करते थे। और तब भी मुझे मेरे पति यह आरोप लगाया करते थे कि मैं हर समय अपाहिजों की सेवा में ही घिरी रहती हूँ और उनकी सेवा के लिए पूरा समय नहीं देती। फलस्वरूप अब फिर जब उन्होंने मेरी नौकरी का विरोध किया, यद्यपि मुझे बहुत दुःख हुआ, फिर भी मैंने उनकी खुशी के लिए अपनी यह नौकरी छोड़ दी, जिससे मेरे साथ चपरासियों जैसा नहीं बल्कि सदस्यों जैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन मेरा अनुमान एकदम गलत निकला। घर जाकर 2-4 दिन बाद ही वास्तविकता मेरे सामने आने लगी। पहले तो उन्होंने धीरे-धीरे आर्थिक कष्टों का रोना रोया, फिर एक दिन मुझसे कहने लगे, शीला लगता है तुम्हारी नौकरी किए बिना घर का काम चलेगा नहीं। अरे तुम्हारा नाम शीला है? मैंने छिमिया को इस नए नाम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे टोक कर कहा, तुमने तो अपना नाम छिमिया लिखाया था। वह एक क्षण के लिए चुप हो गई, बोली, छोटे आदमियों के ऐसे ही नाम अच्छे लगते हैं बीवी जी, जैसे छिमिया, धनिया, धन्नो। अच्छा, लेकिन मैं तो आज से तुम्हें शीला ही कहूँगी। मैंने कहा, हाँ तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे पति तुम्हारी नौकरी के लिए राजी हो गए? हाँ, राजी तो हो गए बीबी जी। उसने कहा, मगर संस्था के लिए नहीं, सरकारी नौकरी के लिए। मैं चाहती थी कि नौकरी ही करना है तो संस्था की नौकरी करूँ, जिसमें सम्मान भी है, परोपकार भी, जनसेवा का अवसर भी। मेरे पति चाहते थे कि मैं कोई सरकारी ऐसी प्राइवेट नौकरी करूं जिसमें परोपकार और सम्मान चाहे रत्ती भर ना हो पर पैसा खूब हो। अब आप ही बताइए बीबी जी, ये कितना बड़ा जुल्म है कि किसी को अपनी इच्छाओं की रक्षा करने का अधिकार ना दिया जाए। मैं अगर उनकी खुशी के लिए अपनी छोटी सी नौकरी भी छोड़ सकती हूँ, तो क्या उन्हें मेरी खुशी के लिए 20-25 रुपयों की बात ध्यान में लानी चाहिए थी? मैंने और हम सब ने जिस समाज से एक तरह का ऋण ले रखा है, क्या उसे चुकाने का अवसर नहीं निकालना चाहिए? मगर इन्होंने मेरी भावना का कतई ख्याल नहीं किया। वे मेरी समाज सेवा को ढोंग और फैशन कहते रहे। यहाँ तक कि उस दिन तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि यदि तुम्हें नौकरी करनी है तो कोई ढंग की नौकरी करो, वरना घर बैठो। मुझे तुम्हारा छोटे-छोटे लोगों के बीच में घूमना-फिरना अच्छा नहीं लगता। यह तो ठीक बात नहीं, मेरे मुँह से निकल गया। छोटा होकर घूमने-फिरने से तो लोगों के बीच घूमना-फिरना कहीं बेहतर है। हाँ, छोटे लोगों के बीच घूमना-फिरना कहीं बेहतर है, इसलिए इसीलिए बीबी जी, मैं आज उनसे हमेशा-हमेशा के लिए फैसला कर आई हूँ। छिमिया यानी शीला ने आवेग में कहा, तो मेरा ध्यान यकायक उस पर केंद्रित हो गया। उसकी वाणी आर्द्र थी, देह में कंपन हो रहा था। बहुत देर तक खड़ी-खड़ी वह अपनी कहानी सुना रही थी। यह याद आते कि बेचारी खड़े-खड़े थक गई होगी, मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया तो वह सहकचाकर नीचे बैठ गई और बहुत आग्रह करने पर भी ऊपर नहीं बैठी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, बीबी जी, जब समाज और व्यक्ति में किसी एक को चुनने का सवाल हो तब किसे चुनेंगी? मैं चुप रही और उसने फिर यही प्रश्न दोहराया। आखिर मुझे कहना पड़ा, जब तक तुम कुर्सी के ऊपर नहीं बैठोगी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। अब वह सविस्त्री की तरह कुर्सी का हत्था पकड़कर जमीन से उठ खड़ी हुई और बोली, अब आप बताइए बीबी जी, क्या जनसेवा और समाज सेवा के लिए अपने पति की नाराजगी की परवाह ना करके मैंने कोई गलत काम किया है? उसकी ओर देखकर और उसकी बातें सुनकर शीला की इमेज मेरे सामने विराट होती जा रही थी और मैं उसकी तुलना में अपने आप को बहुत छोटा अनुभव कर रही थी। उसके नैतिक साहस और उसका आत्मविश्वास, उसके खुले ढंग के सोचने से मुझे अपनी मध्यम वर्गीय नारी की बहुत सी समस्याओं का समाधान दिखाई दे रहा था। मैं सोच रही थी, अगर मध्यम वर्गीय नारी अपनी शक्ति और सीमाओं को पहचान ले, अपने कर्तव्य तथा कार्य क्षेत्र को घर की दीवारों तक सीमित ना रखे, तो समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है।
उधर भावुकता का दौर कम होने पर शीला ने मुझे अपने प्रश्न का उत्तर ना देते देखकर यह अनुमान लगाया कि हो ना हो उस पुरानी नौकरी पर किसी और को रख लिया है और इसलिए मैं उसे कुर्सी देकर उसके आंसू पोंछ रही हूँ। इस बात का ख्याल आते ही उसकी आंखों के सामने एक क्षण के लिए जैसे अंधेरा छा गया और वह लगभग चीखते हुए बोली, बीबी जी क्या मेरी जगह पर कोई और चपरासी रख ली है? हाँ, वह जगह खाली नहीं है, मैंने शांत भाव से उत्तर दिया। और खाली भी हो तो वह तुम्हारे योग्य नहीं है, उस पर किसी छिमिया धनिया को ही रखा जाएगा। हाँ, मगर तुम्हारे लायक एक जगह ये है। मैंने उंगली से चिरंजी बाबू की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये श्रीमती शीला की टेबल है, आज से वे यहाँ काम शुरू कर देंगी, क्यों मंजूर है? शीला दौड़कर मुझसे चिपट गई और मुझे लगा कि हमारे बीच की औपचारिकता की जो जो दीवारें थी वो चुपचाप टूट कर गिर पड़ी हैं।